गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। आज है 15 अक्टूबर 2021, फ्राइडे का दिन है। चलिए बिना किसी डिले के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। लेकिन रोज की तरह आपके लिए मैं लेके आया हूं एक MCQ जो इस बार 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन पिछली वीडियो में हमने वो लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हमने कमेंट सेक्शन में दिया था। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। देखिए हम सभी को पता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं, वहां पे जो वेस्टर्न सेक्शन होते हैं ओशियंस के, वो ज्यादा गर्म होते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन। लेकिन इसका कारण क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। दूसरा ऑप्शन क्या था? इन द टेम्परेट जोन, मतलब जब आप 30, 40, 50 लैटिट्यूड पे जाते हैं उसकी बात कर रहा है। द वेस्टर्ली मतलब जो वेस्टर्ली विंड होती है मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। यहां पे ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न सेक्शन होता है ओशियंस का वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू वार्मर ओशन। क्या ये वेस्टर्लीज की वजह से होता है? ये क्वेश्चन हमारे सामने था। इसका जो आंसर होता है वो होता ए, यानी कि ओनली वन। देखिए अब इसका मैं आपको थोड़ा कारण बता देता हूं क्या है। लेकिन उससे पहले अब ये डायग्राम देखना जरूरी है, इसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। देखिए हम जो बात करते हैं ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं वो क्या करती हैं? इक्वेटर से गर्म पानी को ईस्टर्न सेक्शन से हटा के वेस्टर्न सेक्शन की तरफ लेके आती हैं। अगर देखिए आप यहाँ पे फोकस करिए, ये जो साउथ इक्वेटोरियल जो यहाँ पे करंट है, तो ये क्या करते हैं? आपका जो ईस्टर्न सेक्शन है यानी कि अफ्रीका से गर्म पानी को पुश करते हुए ब्राजील तक वो लेके आती हैं। इसको कहते हैं कि हमारा जो इक्वेटोरियल जो हमारे करंट होते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ट्रेड विंड की वजह से होता है। लेकिन अगर आप जब ऊपर जाते हो, यहां पे मान लो आप वेस्टर्न यूरोप की बात करते हो, तो ये क्या हो गया? हमारे ओशन का ईस्टर्न सेक्शन हो गया। यहां पे जो गर्म होता है वो आपका विंड की वजह से नहीं होता है। वो किस वजह से होता है? वो ओशन करंट की वजह से होता है। जैसे यहां पे जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से वो गर्म हुआ है रादर देन द वेस्टर्ली विंड। क्योंकि वेस्टर्ली विंड गल्फ स्ट्रीम के को देखिए, वेस्टर्ली विंड की वजह से गल्फ स्ट्रीम प्रोड्यूस नहीं हुई है। वेस्टर्ली विंड की वजह से गल्फ स्ट्रीम की थोड़ी स्पीड हो सकता है इंक्रीज हो गई हो। लेकिन जो आपका इक्वेटोरियल करंट है, ये जो ओरिजिन उनका होता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका ट्रेड विंड का भी होता है। इसलिए ट्रेड विंड ज्यादा बड़ा फोर्स होते हैं रादर देन द वेस्टर्ली विंड्स। इसी वजह से हमारा ऑप्शन सिर्फ ए यहां पे करेक्ट होगा रादर देन द बी। आज का जो क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 15, 19, 21 और 29। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बता दीजिए। खैर, आगे की शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहले पेज पे ही पहली न्यूज कहती है अबाउट नीरव मोदी सिस्टर ट्रस्ट ऑफर्स इट्स स्विस अकाउंट। देखिए वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले मैं आपको टैक्स हेवन के बारे में बता चुका हूं। टैक्स हेवन वो कंट्रीज होती हैं जहां पे बहुत ही कम, ना के बराबर, वो कहां पे कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं? वहां पे अपने ऑफिस खोल लेती हैं और वहां पे टैक्स पे कर देती हैं रादर देन दूसरी कंट्री। तो क्योंकि वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए टैक्स हेवन जो कंट्री होती है इनका यूज किया जाता है टैक्स को बचाने के लिए। बहुत बार टैक्स इवेजन के लिए किया जाता है, बहुत बार टैक्स अवॉइडेंस के लिए किया जाता है। देखिए मैंने आपको पास्ट में बताया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या फर्क होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें कि सर व्हाट इज द डिफरेंस। मैं आपको आंसर वहां पे बता दूंगा, और कल वाली जो वीडियो के एनालिसिस करेंगे वहां पे भी मैं आपको आंसर बता दूंगा। खैर, तो नीरव मोदी की जब नीरव मोदी भाई साहब यहाँ से भागे थे इंडिया से 2 साल पहले, तो उसकी बहन ने उनके जाने से पहले एक ट्रस्ट वहाँ पे ओपन किया था। खैर अभी जब सरकार ने थोड़ा शिकंजा कसा है, थोड़ा सा सख्ती बरती है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए भाई साहब मैं अपनी स्विस बैंक की सारी डिटेल आपको दे दूंगा, दे दूंगी, मतलब उनकी बहन ने बोला है आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा ये, तो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कहता है कि इंडिया एक्सेप्ट्स रशियाज इनवाइट फॉर द टॉक विद द तालिबान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज हो सकती है। देखिए
इसमें पूरी दुनिया मानती है, हालांकि इंडिया इस बात को नहीं मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि अफगानिस्तान वाले केस में इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। इसी वजह से जब अफगानिस्तान से अमेरिका वहां पे गया था और अफगानिस्तान को में तालिबान को लेके जो भी टॉक्स हो रही थी, चाहे वो टर्की में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही हो, रशिया चाइना में हो रही हो, वहां से इंडिया को बाहर रखा गया था। लेकिन रशिया और इंडिया बहुत अच्छे अलाई हैं, वी वेरी वेल नो दैट। इसीलिए रशिया ने इंडिया को इन्वाइट किया है। अगले हफ्ते जो 20 तारीख को वहां पे टॉक की जाएंगी, उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है और ये फेस टू फेस टॉक किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी रशिया और चाइना भी इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड तालिबान। क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने वहां पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, स्कूल्स बनाने, रोड बनाने, पार्लियामेंट बनाने का वो सारा काम था। लेकिन तालिबान के वहाँ पे कब्जा करने के बाद हम इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था। लेकिन इस तरह की टॉक्स में अगर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली अपने कंसर्न को हम लोग सामने रख सकते हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पे कई सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जो इंडिया में आ रही हैं, वहाँ से रेफ्यूजी ले रही हैं, जैसे सिख कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ना। तो इंडिया का थोड़ा सा कंसर्न है उस चीज़ को लेके। आगे कहता है द सेम मिलिटेंट्स सस्पेक्टेड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फिर से हुआ है पुंछ में। 3-4 दिन पहले हमारे 6 जवानों शहीद हो गए थे, अभी 2 जवान फिर से शहीद हो गए हैं। तो इस समय जम्मू एंड कश्मीर की जो हालत है थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके ऊपर से वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, सिलेक्टिव अटैक्स हो रहे हैं, जो काफ़ी कंसर्न का मुद्दा है। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जाऊँगा मैं आज। एडिटोरियल सेक्शन एक्चुअली उसी के बारे में, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। आर्यन खान वाली न्यूज़ कोई हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस न्यूज़ से? एनसीबी के बारे में जरूर पढ़ें, एनसीबी के बारे में, क्योंकि आपके जीएस पेपर 3 जो आता है ना, जीएस पेपर 3 में इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहता है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो आपका रॉ हो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ें, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। खैर, आगे वाली न्यूज आते हैं, ईरान स्लैम्स अडानी पोर्ट्स बैन ऑन द अनप्रोफेशनल। देखिए क्या है, इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप थोड़े से खराब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने क्या हुआ था, गुजरात के पोर्ट के ऊपर, जिसको मिस्टर अडानी की जो पोर्ट ग्रुप है वो उसको कंट्रोल करता है, वहां पे 3000 के लगभग किलोग्राम हेरोइन आया था भैया। हीरोइन कहता है कि ड्रग्स होती है बहुत खतरनाक। और ये कहां से आई थी ईरान के थ्रू होते हुए आई थी, लेकिन ओरिजिनेट अफगानिस्तान में हुई थी। तो उस चक्कर में अडानी पोर्ट ने बोल दिया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कार्गो को हैंडल नहीं करेंगे जो ईरान से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आ रहा है बियॉन्ड नवंबर 15, जिसको लेके इंडिया ने ईरान के साथ कुछ डिस्कशन किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी इंडिया को जाहिर की है कि ऐसा आप मत करिए, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा उसी के बारे में था, कोई खास नहीं है। खैर, जो ये ड्रग वाला इशू है ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में जो, तो वैसे तो कोई वहां पे खास एम्प्लॉयमेंट वगैरह है नहीं। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम और चरस और ये हेरोइन वो अफगानिस्तान के पैदा होता है। वहां पे अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इनकम का साधन है ये, जो वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका यूज करती हैं अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी को फंडिंग वगैरह करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे आ जाता है। आगे कहता है, अगली न्यूज में कहता है, भूटान चाइना साइन पैक्ट ऑन द बॉर्डर टॉक्स। देखिए कुछ साल पहले डोकलाम के अंदर जब इशू हुआ था, डोकलाम बांग्लादेश भूटान की टेरिटरी में पड़ता है, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर अपना क्लेम किया था, जिसकी वजह से डोकलाम इशू काफ़ी दिनों तक चलता रहा था। हमारा 73 दिन का स्टैंड ऑफ हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि भूटान की जो एक्सटर्नल जो डिफेंस है वो उसको इंडिया ही टेक केयर करता है। भूटान की ऐसा कोई खुद की बहुत बड़ी फोर्स नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस बार क्या हुआ, भूटान और चाइना के बीच में कुछ बॉर्डर टॉक्स वगैरह हुई हैं। ये टॉक्स नई नहीं है, बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं, 1984 से ही चलती आ रही हैं। लेकिन इंडिया ने कहा है कि इसके ऊपर नजर रख रहा है, उनके बीच में क्या बातचीत होगी एंड ऑल दैट, वो सारा मुद्दा यहाँ पे कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। खैर, अगली जो न्यूज हमारे सामने आती है इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू द यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अरे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 2022-2024। तो इंडिया को दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे 193 कंट्रीज ने वोट किया था, जिसमें से 184 कंट्रीज ने इंडिया की फेवर में वोट किया है। कितनी ज्यादा इंडिया की इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल
अरीना में ये इसी चीज से देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो प्लूरलिज्म है, जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एक फेयर एंड फ्री जुडिशरी हमारे साथ है, तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है। तो दोबारा से इंडिया इसका मेंबर बन गया है, विच इज अ गुड न्यूज। लेकिन गुड न्यूज के साथ साथ हमेशा बैड न्यूज भी आती है। इस बार की जो बैड न्यूज आई है वो कहां से आई है, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया 101वें रैंक पे खिसक गया है। मतलब इंडिया के अंदर हंगर, माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको कौन इशू करता है, एक आपको ये पता होना चाहिए। एक आयरिश एजेंसी है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एजेंसी मिलके हंगर इंडेक्स को काउंट करती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या काउंट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर 4 इंडिकेटर्स को काउंट किया जाता है। पहला होता है अंडर न्यूट्रिशनमेंट, मतलब किसी बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है। चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब वो बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसका प्रॉपर हाइट और वेट नहीं है, इसे चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। दूसरा एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब उसकी प्रॉपर हाइट नहीं है अपनी एज के अकॉर्डिंग। और एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल के कितने से कम बच्चों की डेथ होना। तो ये 4 इंडिकेटर होते हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। और इस साल इंडिया का जो रैंक है वो कितना आया है, 101, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 2020 में यही रैंक 94 था, यानी कि इंडिया कोविड के समय में वो नीचे खिसक गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कितनी कंट्री में से आया इंडिया का रैंक, ओनली 116 कंट्रीज। इसका मतलब इंडिया की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अलार्मिंग है। इंडिया के अंदर हंगर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और जिन कंट्री ने बेस्ट परफॉर्म किया है उनमें से आ जाता है आपका चाइना, ब्राजील और कुवैत। देखिए, ये जो हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोग जो है बेसिकली जो रिच कंट्रीज होती है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, इनको मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हंगर एज सच नोटिस नहीं किया जाता है। तो उन्हीं कंट्रीज के लिए इंडेक्स निकालेंगे जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, तो जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता उनको इंक्लूड तो करते नहीं है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। खैर, at SCO meet, Rajnath hails Indira for the leading India during war time। देखिए, वैसे तो इंदिरा गांधी अलग पार्टी से थी, राजनाथ सिंह जो है बीजेपी हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते आइडियोलॉजी को। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात आती है तो डेफिनेटली हम लोग पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उसको भूल के एक नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, एससीओ की मीटिंग चल रही थी। एससीओ की मीटिंग, एससीओ का मतलब होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जी बीजिंग के अंदर। कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बता दो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, व्हेन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये क्या है, ये एक यूरेशियन, मतलब यूरोप प्लस एशिया के कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, भैया ये सिक्योरिटी अलायंस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। अभी बात यह है कि इसकी एक मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, रोल ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें राजनाथ सिंह ने जी ने कुछ जवाब दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया में वीमेन राइट्स को बहुत पहले से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन्होंने देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया, इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया इन्होंने हमारी प्रतिभा पाटिल का एग्जांपल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे वीमेन को काफी ज्यादा पावरफुल रोल्स में भी एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर बात आती है आर्म्ड फोर्सेस की, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि अगले साल से एनडीए का एग्जाम अभी वीमेन भी दे सकती हैं। एनडीए का एग्जाम जो है +2 के बाद होता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, तो आप भी एनडीए का एग्जाम देके सर्व कर सकते हो, एक अच्छी नौकरी भी पा सकते हो और कंट्री को सर्व भी कर सकते हो ना, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, इन्होंने और इंटरेस्टिंग चीजें बोली। इन्होंने कहा कि आज के समय में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वीमेन का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पास्ट के कंपैरिजन में। पहले क्या होता था, वो 1-to-1 फाइट होती थी ना, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी, तब मर्दों की ज्यादा जरूरत होती थी डिफेंस फोर्सेस में से। आजकल क्या है,
टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है ना, अब तो कंप्यूटर पे बैठ के ही सारे काम होते हैं। तो ये जो चेंजिंग करेक्टर ऑफ वॉर हुआ है ना, इसमें वीमेन का रोल बहुत ज्यादा अहमियत उसकी बढ़ गई है, क्योंकि वीमेन मेल से किसी भी तरह से कम नहीं है। तो इसका मतलब अभी जो करेक्टर चेंज हुआ है वॉर का, वहां पे वीमेन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी बात यहाँ पे है। ऊपर से एक और छोटी सी न्यूज आती है कि सेला टनल वर्क ऑन ट्रैक। सेला टनल कहाँ पे बन रही है? अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये है यहाँ पे तवांग। तवांग के बिल्कुल पास में ही पड़ती है सेला टनल। तवांग भी आजकल न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि आपको पता है कि तवांग के जो यहाँ पे है, कुछ चाइनीज सोल्जर्स जो है वो घुस गए थे, तो इंडिया वालों ने उनको डिटेन कर लिया था कुछ समय के लिए। तो तवांग भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे है ये सेला टनल। इसको बनाने की बातचीत चल रही है। इससे होगा क्या? इससे जो हमारा जो सोल्जर्स लेके जाते हैं या फिर वेपन्स वगैरह लेके जाते हैं, और जो लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो ज्यादा इंप्रूव होगा। तो वो स्ट्रेंथन होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर एंड ऑल। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अगली जो न्यूज हमारे सामने आती है वो आता है एक एडिटोरियल। इसको थोड़ी देर में देखेंगे एडिटोरियल को, लेकिन पहले अपना सबसे फेवरेट जो सेक्शन होता है उसको कर लेते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। देखिए, हाँ, यही न्यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी के बारे में एक्सप्लेन सेक्शन भी है, तो एक्सप्लेन सेक्शन में करेंगे तो शायद इसके हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अमृतसर जलंधर, ये एक्चुअली पंजाब को रिगार्डिंग न्यूज है, लेकिन जो ओवरऑल न्यूज है वो एक्सप्लेन सेक्शन में आपको मैं कवर करवा देता हूँ। क्या कहता है एक्सप्लेन सेक्शन? यस, ये है न्यूज। इसी की जो छोटी न्यूज है वो ऊपर वाली न्यूज थी, उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। खैर, क्या कहता है? कहता है दैट बीएसएफ पावर्स एंड द ज्यूरिसडिक्शन। न्यूज में क्यों है ये आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए, न्यूज में इसलिए है। देखिए, बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि इंडिया की ऐसी फोर्स जो बॉर्डर वाले एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन सरकार ने बढ़ा दी है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कितने एरिया तक ये अपने आप को एनफोर्स कर सकता है, वो मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन का। अभी सरकार ने इसके ज्यूरिसडिक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। देखिए, पहले क्या होता था? पहले पंजाब में और वेस्ट बंगाल में और आसाम में 15 किलोमीटर तक, मतलब बॉर्डर एरिया से 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन था, जिसको सरकार ने अभी इंक्रीज करके 50 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर की तरफ बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन शुरू होता है। एक तो है बात ये। देखिए, 2014 में भी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि पूरे का पूरा मणिपुर, पूरे का पूरा मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये आते हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीएसएफ। उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इनका जो है सिर्फ वैसे तो गुजरात का 80% 80 किलोमीटर आता था। गुजरात का 80 किलोमीटर एरिया और राजस्थान का 50 किलोमीटर एरिया, ये भी बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। लेकिन पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम का सिर्फ 15 किलोमीटर ही बीएसएफ के अंदर में आता था। इसको किया जाता है बीएसएफ एक्ट 1968 के तहत। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पावर कैन बी बीएसएफ एक्सरसाइज। देखिए, सरकार ने क्या किया, अभी इस 15 किलोमीटर को बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया है। देखिए, पंजाब बहुत छोटा सा स्टेट है। अगर आप इसको 50, अगर देखो ऊपर वाले आर्टिकल पे चला जाता हूं मैं, देखिए अगर आप इसको 50 किलोमीटर कर दोगे तो पंजाब का लगभग 1/4 से ज्यादा एरिया तो बीएसएफ के अंडर में ही आ जाएगा। अभी तक पंजाब के जैसे ये फाजिल्का हो गया, फिरोजपुर हो गया, तरनताल हो गया, ये जो कुछ बॉर्डर से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट थे ना, यही बीएसएफ के अंदर में थे। लेकिन अभी नए नए नोटिफिकेशन के अंदर में जैसे मुक्तेश्वर, फरीदकोट, मोगा, बहुत सारी एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर में आ जाएंगे, जिसको लेके पंजाब में काफी ज्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब ये क्या कहता है? कहता है द व्हाई एंड व्हेन वर दीज पावर्स गिवन। कब शुरुआत हुई थी इस चीज की? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। देखिए, उस समय क्या होता था, एक रीजन आपको मैं बता देता हूँ। ये जो बॉर्डर एरियाज थे ना, काफी सेंसिटिव एरियाज थे। तो यहाँ पे पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत कम थी। ठीक है, पॉपुलेशन। दूसरी बात, यहाँ पे पुलिस स्टेशंस नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ पे बीएसएफ को पावर दे दिया था। लेकिन अभी तो वहां पे पॉपुलेशन भी हो गई है,
अभी तो वहां पे पुलिस स्टेशंस भी बन गए हैं। तो इसीलिए आर्गुमेंट किया जा रहा है कि जब वहां पे पुलिस स्टेशंस बन गए हैं, लोकल पुलिस वहां पे है, तो बीएसएफ का वहां पे क्या काम है? पहली बात तो ये है। ऊपर से जो ये बीएसएफ को पावर दी जाती है, ये दी जाती है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अंदर कुछ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेक्स लॉ, कस्टम एक्ट। इनके तहत उसको पावर दी गई है। तो इतना ज्यादा एग्जाम के लिए जानने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहा है, वाई हैज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन? अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, वेस्ट बंगाल इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, पंजाब इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। उनका कहना है कि देखिए, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट के पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर होती है। अगर सरकार बीएसएफ की जुरिडिक्शन को बढ़ाएगा तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर के अंदर इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रही हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल और पंजाब। लेकिन सरकार का क्या आर्गुमेंट है यहाँ पे? सरकार कह रही है कि हम लोगों ने इसलिए इसको बढ़ाया है ताकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो सके। देखिए, गुजरात में 80 किलोमीटर तक था, जिसको घटा के 50% कर दिया है। अभी क्या होगा, नए रूल के तहत गुजरात राजस्थान और पंजाब में 80 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा। इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सारे एरियाज आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो सरकार ने यह कहा है कि जिससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। दूसरी बात दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्राइम होता है ना, वो 15 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। उस केस में अच्छा, वो और 15 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, लेकिन बाद में वो बॉर्डर एरिया में आ जाता है, तो वो बीएसएफ के अंदर में आ जाता है। पहले वो स्टेट पुलिस के अंदर में होता है, जिसकी वजह से बहुत बार क्राइम को टैकल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम के अंदर काउ स्मगलिंग होती है, एनिमल स्मगलिंग होती है। तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से रोकना है तो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर से अगर बात करें आप पंजाब की, पंजाब में काफी समय से ड्रग्स की प्रॉब्लम है ना। ड्रग्स जो है और वेपन्स, वो ड्रोन से ड्रॉप किया जाता है। ड्रोन ड्रोन तो आपको पता ही है ना, उससे ड्रॉप किए जाते हैं, जिसकी वजह से बीएसएफ को और पावर देने की यहाँ पे जरूरत थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा विल इट इम्पैक्ट द पुलिस जुडिशरी? अब क्वेश्चन तो यही उठता है, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने मनमोहन सिंह को लेटर लिख के ये कहा था कि बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि गुजरात में वो 80 किलोमीटर तक थी। लेकिन वही इंसान जब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वही बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन को बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो बीएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि इससे लोकल पुलिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, बीएसएफ किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। बीएसएफ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? बीएसएफ सीज कर सकता है, बीएसएफ अरेस्ट कर सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। यानी कि उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकता, चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकता है। वो काम वहां की पुलिस का ही होता है। तो बीएसएफ वाले क्या करेंगे, अगर उनको लगता है कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसको बाद में वो वहां की स्टेट पुलिस को वापस कर सकते हैं। इसका मतलब जो स्टेट एजेंसी होती है और बीएसएफ होती है, वो एक साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। समस्या यहाँ पे इस बार ये हो गई है कि थोड़ा सा इसने पॉलिटिकल एंगल ले लिया है। पॉलिटिकल एंगल होने की वजह से दिक्कतें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो वही थोड़ा सा इशू यहाँ पे था बीएसएफ को लेके। बीएसएफ के बारे में अब सेपरेटली जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अबाउट बीएसएफ। चलिए, अगली जो न्यूज आती है हमारे पास, वो आती है कि कस्टम ड्यूटी वेवर ऑन द एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, 20 से 21 मिलियन टन एडिबल ऑयल हम हर साल कंज्यूम करते हैं, जिसमें से 4 से 15 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। चाइना के बाद इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करती है, और ज्यादातर एडिबल ऑयल हम जैसे मलेशिया वगैरह जो है इधर से इंपोर्ट करते हैं। और समस्या ये है, जैसे मलेशिया से करते हैं, ब्राजील से करते हैं, अर्जेंटीना से करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं। अब यहाँ पे एडिबल ऑयल में कई सारे ऑयल आते हैं, जैसे सोयाबीन है ना, ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए,
इंटरनेशनली एडिबल ऑयल के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाती है या उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, तो उसके दाम डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब उसके दाम कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल हो गया। क्यों हो गया? देखिए, अभी यूपी के अंदर इलेक्शंस हैं, है ना, एक दो स्टेट के अंदर और भी इलेक्शंस हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि ये मुद्दा बने, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, प्राइस के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ड्रास्टिक इंपैक्ट। लेकिन अगर इसका इंपैक्ट पड़ेगा भी तो उसमें भी समय लगने वाला है, धीरे धीरे नहीं पड़ेगा। अब फार्मर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फार्मर के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया में जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, जो ऑयल सीड वगैरह का इनको ग्रो करते हैं, क्योंकि ऑयल अब प्राइस कम हो गया है, इसलिए उनको अपनी फसल का दाम अभी कम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज इस बारे में थी, कोई खास आर्टिकल नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, जितना है हल्का फुल्का आप देख सकते हो। उसके अलावा 4 किल्ड आफ्टर अटैक इन टेम्पल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा हो रही थी, वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह में अटैक किया गया, 4 लोग भी वो मर भी गए हैं। एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। उसके अलावा इंटरनेशनल की खास हमारे पास न्यूज़ नहीं है। यूएस इलेक्टेड बैक टू ह्यूमन राइट काउंसिल। देखिए, इंडिया को भी इसमें किया गया है, यूएसए को भी किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो मिस्टर ट्रंप थे ना, मिस्टर ट्रंप ने इससे एग्जिट कर दिया था, वो इसका पार्ट नहीं थे। लेकिन बाद में भी जब बाइडेन आ गए हैं तो वो दोबारा से इसका पार्ट बन गए हैं। WHO says that it may be last chance to find COVID origin। देखिए, कोविड का ओरिजिन कहां से हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि वो चाइना की एक लैब से हुआ है, जो वुहान के अंदर थी। चाइना कहता है कि ऐसा नहीं है, वुहान के अंदर जो वेट मार्केट होती है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। WHO के ऊपर जब प्रेशर आया तो WHO ने प्रेशर के अंदर चाइना के अंदर इन्वेस्टिगेट किया था पिछले साल, लेकिन उसको कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन अभी दोबारा से कुछ ऐसे एविडेंस सामने आ रहे हैं जिससे पता लगता है कि शायद वो वहां की लैब से ही वहां से रिलीज हुआ है। तो WHO दोबारा प्रेशर में एक और इन्वेस्टिगेशन वहां पे करने वाला है। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि दिसंबर 2019 में पहला केस आया था, लेकिन अभी कुछ वहां पे नया डेटा आया जिससे पता चला कि शायद वो वहां पे अप्रैल में ही आ गया था कोविड, लेकिन चाइना को ने पूरी दुनिया से छुपाया है, और जिसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। खैर, वो सारी सारी चीजें हैं। तो ये WHO ने कहा है कि देखिए भैया, हम लोगों ने नया पैनल बना दिया है, ये हमारा एक लास्ट चांस है कोविड के ओरिजिन को ढूंढने का। अगर ये लास्ट पैनल भी नहीं ढूंढ पाया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार जब WHO की टीम वहां पे गई थी ना, तो उसको प्रॉपर हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड वगैरह की एक्सेस नहीं मिली थी, तो वो लोग नहीं पता लगा पाए थे, और जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया था कि नहीं नहीं, वो मार्केट्स में ही फैला है, वो लैब से नहीं फैला है, क्योंकि WHO के अंदर चाइना का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। खैर, आगे कहता है कि इनऑग्जिस्टिबल टू कट सप्लाई सेंटर टू जेनकोम्स कोल टू ब्लैकआउट राइस। देखिए, इंडिया के अंदर कोल की किल्लत तो हो ही रही है, और काफ़ी ज़्यादा कोल हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर काम करते थे, वो हो गए हैं बंद, क्लोज हो गए हैं। तो सरकार ने इनको कहा है कि देखिए, आप इनको क्लोज मत कीजिए, आप इनको ओपन कीजिए। हालांकि इंपोर्ट, क्योंकि अब उन्होंने बंद क्यों कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। तो इतना ज्यादा हाई कोल को आप इंपोर्ट कैसे करोगे भैया? महंगा हो जाएगा, बिजली बिजली महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने प्लांट को बंद कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आप उसको जल्दी से खोलिए एंड ऑल दैट। उसके बारे में थोड़ा सा ये पूरा मुद्दा है, खास नहीं है। आगे आने वाले कोई एडिटोरियल वगैरह आएगा उसमें देख लेंगे। आगे कहता है कि 2 मोर नेशंस 1 ग्रुप एक्सप्रेस FTA। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी दो कंट्री में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, तो ये एक दूसरे के सामान को एज अ डोमेस्टिक सामान ही ट्रीट करते हैं। मतलब उनके ऊपर जो बैरियर्स होते हैं, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो, उसको हटा देते हैं। इंडिया कई सारी कंट्री के साथ नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, जैसे यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ तो हम लोग शायद अभी 2022 के एंड तक इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। यूके के साथ और यूएई के साथ काफी समय से अटका हुआ है, तो जल्दी से शायद ये भी यहाँ पे हो जाए। लेट्स सी। आगे कहता है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बोला है कि बैंक विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है जब आप इंडियन रुपी को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो।
डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में, वो उसको कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। अब दो तरह की कन्वर्टिबिलिटी होती है, एक होती है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, एक होती है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है जैसे आप टूरिस्ट, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली आप बोल सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप जो है कन्वर्ट कराते हो, है ना। आप कोई सामान इंपोर्ट करवाया या वहां से एक्सपोर्ट आप करते हो यहाँ से। अगर आप टूरिस्ट बन के किसी दूसरी कंट्री में जाते हो या फिर एजुकेशन पर्पज के से आप जाते हो, तो वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने अपनी कॉलेज की फीस पे करनी है, उसके लिए आप जो है डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। एक होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जैसे मान लो आपने इंडिया में कोई लैंड खरीदी हुई है, 10-20 एकड़ जमीन खरीदी हुई है, उसको आप एकदम बेच के डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंडिया में ये 100% अलाउड नहीं है, पार्शियल अलाउड है। तो अभी डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि हो सकता है फ्यूचर में हम लोग कन्वर्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को भी थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल था, कोई खास नहीं, जितना था बता दिया आपको, उतना ही जरूरी है। खैर, आज थोड़ा न्यूज हमारे पास काफी ज्यादा हो जाएंगी, तो समय भी शायद यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। खैर, कहता है कि स्पीडिंग अप, किस चीज को स्पीड अप करना है? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड अप करना है। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ओपन किया गया है। अब देखिए, ये देखिए, वैसे तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं बिल्कुल ब्रीफली बताता हूँ। इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। अगर इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो इतना ज्यादा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो वो बेचारा प्रोजेक्ट लटकते लटकते पूरा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो इंडिया की जीडीपी का लगभग 14% है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, सामान को एक जगह से लेके जाना, दूसरी जगह पे उसको चेंज करना, कार्गो एंड ऑल दैट, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। जबकि अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में यही लॉजिस्टिक कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% ऑफ जीडीपी है। अब आप सपोज कीजिए कि अगर हमारे कंट्री, हम लोगों ने लॉजिस्टिक को कम कर दिया कॉस्ट को, तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको दूर करने के लिए ही गति शक्ति प्लेटफॉर्म को चलाया गया है, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड एयरपोर्ट, उड़ान वगैरह। इनको क्या करेंगे अभी वो लोग, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इनको डील किया जाएगा, ताकि परमिशन जल्दी से जल्दी मिल सके, काम जल्दी से जल्दी हो सके, कार्गो हैंडलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। ऐसा ना हो कि वो कार्गो, वो चेन्नई से चला और पहले वो 2 महीने अब मुंबई में खड़ा रहा, फिर 2 महीने वो कांडला पोर्ट पे खड़ा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सारे के सारे मिनिस्ट्री जो है ना, वो एक साथ मिलकर काम करेंगी। इसी के लिए जो है गति शक्ति प्रोजेक्ट चलाएगा। टोटल 16 मिनिस्ट्री की वो बात करता है, 16 मिनिस्ट्री इसमें हेल्प करेंगे उसको रिमूव करने के लिए। इससे क्या होगा, जो डिले होता है ना वो कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, और कंपिटिटिवनेस जो है वो भी इंडिया में बढ़ेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकता है, अगर लॉजिस्टिक को हम लोगों ने कम कर दिया। तो उसी के लिए ही ये पूरे का पूरा मुद्दा यहाँ पे चलाया गया है। तो अगर जैसे मान लो कोई कार्गो है, मान लो उस कार्गो को चेन्नई से न्यूयॉर्क जाना है, तो अभी वो क्या करेगा, वो इंडिया में एक ही पोर्टल पे जाके सारी परमिशन ले सकता है, और उसका जो क्लियरेंस है ना वो जल्दी हो सकता है। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, या फिर उनको स्मूथ करना। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक समस्या तो है। वो समस्या ये है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी तो कंट्रोल करती हैं। तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से सक्सेस दिलवाना है, तो आपको सेंटर और स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन करना और कोऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल था, गति शक्ति प्लान के बारे में। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो कोई खास, बिल्कुल भी खास नहीं है आर्टिकल, आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हो कंप्लीटली। क्या कहता है, देखिए, अमिताभ माटू जी हैं, ये कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। अभी आपको पता है कि कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स के ऊपर सिलेक्टिव अटैक हो रहे हैं। वहाँ पे जो एक बहुत बहुत फेमस एक फार्मासिस्ट थे, माखन लाल बिंद्रू, इनको अटैक करके इनको मार दिया गया। एक प्रिंसिपल स्कूल की थी, उनको भी मार दिया गया, एक टीचर को भी मार दिया गया, जिसमें इस समय कश्मीर घाटी में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो अमिताभ माटू जी ने अपना पर्सनल
यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि ये खुद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर कश्मीर में शांति बहाल करनी है और अगर 1990 को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, तो सारे ग्रुप्स को एक साथ आना पड़ेगा, मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ में आना पड़ेगा, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के राइट्स और उनकी सिक्योरिटी वहाँ पे इंश्योर की जा सकें। तो उसके बारे में ही पूरा एडिटोरियल है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैं नहीं बोलूँगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन से आप ज़्यादा इसको पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं मेंशन कर सकते हो, लेकिन पूरा आर्टिकल आप मेंशन नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो उस केस में था ये रिकमेंडेड है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके यहाँ पे बात की गई है। हाँ, ये आप पढ़ सकते हो अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जीएस पेपर 2 में आपसे ये पूछा जा सकता है अबाउट द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, क्योंकि इस आर्टिकल को लिखने वाले भी एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम है श्रीवात्सा कृष्णा। ये खुद एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर हैं। अब देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ अगली चीजें भी हैं, है ना। क्योंकि करप्शन समझ लीजिए, या फिर आप रेड टेपिज्म समझ लीजिए, है ना, वो फाइलें अटकी रहती हैं दफ्तरों में, वो सब भी ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, है ना। ब्यूरोक्रेसी में कुछ खास चीजें जो खराब हैं वो ये हैं कि यहाँ पे यूनियनबाजी बहुत है और रूल्स ऑब्सेशन है। हर काम रूल के तहत किया जाता है। हर छोटी छोटी बातों के ऊपर ये ध्यान दिया जाता है कि रूल को फॉलो किया जाए, जिसकी वजह से कई बार प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो जाती है। 75 ईयर्स अभी तक तो आजादी से ब्यूरोक्रेसी ने मोर और लेस ठीक ठाक ही काम किया है। लेकिन अगर अगले 75 ईयर्स तक इसको अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम करना है ब्यूरोक्रेसी को, तो उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सेवी होना पड़ेगा, और उसको ब्यूरोक्रेसी के एनेबलिंग होना पड़ेगा। मतलब जो समय की मांग है ना, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ब्यूरोक्रेसी को रेलेवेंट यहाँ पे रख सकते हो। देखिए इन्होंने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। इन्होंने कहा कि जैसे स्पेशली जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के नेशन बिल्डिंग में आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने पूरी कंट्री को एकजुट करके रखा आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। उस समय कंट्री के बिखरने का काफी डर था, लेकिन थैंक्स टू दीज पीपल दे हेल्ड इट बैक। नाउ अब ब्यूरोक्रेसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आई है ना। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रूल्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशन है, जिसको काफी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को ये इंश्योर करता है। अब इन्होंने मोदी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया। इन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे पुराने रूल्स को खत्म कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी फास्ट काम करे और ज्यादा रेलेवेंट काम करे। देखिए इंडिया में 1 लाख लोगों के पीछे अगर आप नौकरियों की बात करो तो 364 जो नौकरियां हैं वो सरकारी महकमे में होती हैं। लेकिन यहां पे भी जो 90% जो जॉब्स हैं, या तो वो ग्रुप सी में है या वो ग्रुप डी में है। लेकिन जो हाइयर लेवल पे जो जॉब्स होती हैं, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, वो अभी भी बहुत कम है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी महकमे में ज्यादा लोग भरे हुए हैं, जिसे ब्लोटेड है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी ब्यूरोक्रेसी अंडर स्टाफ है, मतलब वहां पे और लोगों की जरूरत है। तो जो लोग जनरली बोलते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा लोग हैं, वो बात गलत है। एक्चुअली वहां पे कम लोग हैं। कई सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं जुडिशरी को, जैसे जुडिशियल ओवर रीच ये करना पड़ता है ना। उसके ऊपर जजेस का प्रेशर होता है, जुडिशरी का प्रेशर होता है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो काम ही नहीं करते, जिसे कहते हैं इनएक्शन। इनएक्शन मतलब काम ही नहीं करते। और वो क्या करते हैं, रूल को फॉलो करने के चक्कर में कहीं ऐसा लगता है ना कई बार, अरे हमारे पास इंक्वायरी ना हो जाए, कोई कमेटी ना बैठ जाए, इसलिए ज्यादा रूल को फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक वॉल क्रिएट हो जाती है। वॉल का मतलब यह है कि काम आगे नहीं बढ़ पाता है। 25% ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ब्राइब भी लेते हैं और अनएथिकल काम करते हैं। 25% ऐसे हैं जो हर मुश्किल का सामना करके आउटकम पे फोकस करते हैं। 50% ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, समस्याएं तो आपको बता दी, क्वेश्चन ये उठता है कि इस एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए। उसका इन्होंने एक तरीका बताया।
उनका एक तरीका ये है कि आप उनको डायरेक्ट अरेस्ट मत कीजिए। हो सकता है कोई इसी ऑफिसर ने वो डिसीजन गलत ले लिया हो, और गलत डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि उसने करप्शन किया हो, है ना। तो जब तक कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता उनके अगेंस्ट करप्शन का, तब तक आप उनको अरेस्ट मत कीजिए। ऐसा इन्होंने एक बात यहां पे बोली है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो इंटरनेट का जो एक्सेस है आप उसको बढ़ाइए। भारत पे नेट की इन्होंने बात की है कि जब जब हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा बेटर तरीके से यूज करने लगेंगे ना, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और बेटर होगा। एक इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है। तो मोदी जी की इन्होंने कई बात बोली है ना, वो उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। हम वो बात करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे कम से कम 15% ऑफिसर को आप लेटरल एंट्री से लेके आइए। देखिए, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो एक्सपर्ट तो नहीं होते हैं, उनको, हाँ, वो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैड बैंक, है ना, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, रीन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लाइमेट चेंज, ना, ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन। अब यहाँ पे आप आईएएस ऑफिसर को नहीं ला सकते, यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट लोग लेके आने पड़ेंगे, और स्पेशलिस्ट लोग आपका लेटरल एंट्री से आ सकते हैं। एक इन्होंने यहाँ पे ये बहुत शानदार बात बोली है कि लेटरल एंट्री को और ज्यादा सरकार को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो इंटरव्यू लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, उस इंटरव्यू की प्रोसेस को भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आधे घंटे में 35 मिनट में आप किसी की कैपेसिटी को नहीं जान सकते हो। उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट यहाँ पे करने की जरूरत है। उसके अलावा जब एक बार आईएएस ऑफिसर को नौकरी मिल जाती है तो 15 साल के बाद आप उसके काम को इवेल्युएट कीजिए, देखिए कि उसने कितना आउटकम किया है अपनी सर्विस के दौरान, और अगर लगता है कि उसने प्रॉपर काम नहीं किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसको छूट बोल सकते हो, भैया घर जाइए, छुट्टी करिए। और जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है आप उनको इंसेंटिव भी दे सकते हो। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा, इंडिया में बहुत सारा जो पैसे का लेन देन होता है आज के समय भी सरकारी डिपार्टमेंट में, वो कैश में होता है या चेक से होता है, जिससे बहुत सारा हर्डल्स यहाँ पे हो जाता है, कभी चेक क्लियर नहीं हो पाता, चेक कैश एंड ऑल दैट, है ना। तो क्या हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते? तो जब इंडिया में आज के समय में जो है $600 बिलियन का हम लोग वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज को हैंडल करते हैं हर साल, तो क्या हम लोग जुडिशरी में भी, मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी, हम लोग क्या पैसे का लेन देन ऑनलाइन नहीं कर सकते, है ना। तो इंडिया को वो भी करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हु आर ऑनेस्ट, जो ईमानदार हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, ईमानदार तो हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते हैं, यू कैन सेंड होम दोज। ठीक है, मतलब आप उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करवा सकते हो ताकि वो काम करें। लेकिन ऐसे लोग जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, जो चोरी करते हैं, आप उनको बोलिए भैया घर पे जाइए और रेस्ट कीजिए, है ना, हम आपको काम नहीं दे सकते। वॉलंटरी रिटायरमेंट आप उनसे ले सकते हो। तो कुछ इन्होंने सजेशन यहाँ पे दिए हैं कि कैसे इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई हैं इंडिया के ब्यूरोक्रेसी के अंदर। एक बहुत शानदार यहाँ पे जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स, discuss the challenges and the problems with Indian bureaucracy and suggest some innovative measures। ठीक है, innovative measures। तो ये क्वेश्चन आपसे वो 150 वर्ड्स में एग्जाम में पूछ सकता है, और इस आर्टिकल के बाद उसका आंसर भी आप इजीली यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो यही है आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको ठीक ठाक लगता हो तो इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जो आंसर आपसे पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दें, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।